हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जबरदस्त जबराट होकर रिपोर्ट होकर पूरी एनर्जी के साथ क्लास के अंदर आए होंगे। भाई साहब जल्दी सारे बच्चे आ जाओ, क्योंकि आज तुम्हारी क्लास लूंगा। इसके बाद हम भी प्लान कर रहे हैं ये फाउंडेशन जून 2024 अटेम्प्ट वाले बच्चों का आज रिजल्ट आना है। लेट इवनिंग रिजल्ट आएगा, उनका रिजल्ट भी सेलिब्रेट करेंगे हम। निशांत डोगरा, थैंक यू सो मच मेरे भाई। बहुत बढ़िया रज के तैयारी करो, रज के बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है आप लोगों को। और सबको बता दूं, मैंने बता भी दिया है कि एग्जाम फॉर्म आप लोग भर दो बहुत आसानी से। अब मेरी हेल्थ पहले से बेहतर है, थोड़ी इंप्रूव्ड है। एक बार थम्स अप का इशारा दे दो ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं। चैप्टर नंबर 8 की यूनिट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 की यूनिट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। थम्स अप का इशारा दे दो एक बारी, ताकि मुझे आइडिया हो जाए हाँ भाई सारे बच्चे रेडी हैं एकदम रापचिक तरीके से क्लास को लेने के लिए। तो फिर हम भी तैयार हैं क्लास को सप्लाई करने के लिए। चलो जी, बच्चों की तरफ से आ गया जी, आ गया इशारा, आ गया। समझदार को इशारा ही यहां पर काफी होता है। तो चलो भैया। ठीक है जी उस्ताद। बच्चे पूछ रहे हैं सर हम क्वेश्चंस कहां से प्लान करें, ये कहां से करें, वो कहां से करें। आप सिलेबस करते जाओ, क्वेश्चंस की प्लानिंग मैंने कर ली है। मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरी आवाज सही आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है। ठीक है। लो वॉइस है क्या? आवाज मैं थोड़ी बढ़वा देता हूं। रुक जाओ, करते हैं कुछ। हाँ जी। हाँ। नवरीत जी कह रहे हैं 27 अगस्त को लगता है इको का सिलेबस खत्म होगा। उससे पहले हो जाएगा, टेंशन मत लो। 20 अगस्त के आसपास इको का सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। और हर सैटरडे को मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं कि अगले सैटरडे से रिवीजन सेशन प्लान करेंगे। तब तक आपकी अच्छी खासी कोर्स की कवरेज हो जाएगी, तभी रिवीजन करने का थोड़ा ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ राधिका, मैं भी प्रोवाइड करूंगा आपको, टेंशन मत लो। चलो दोस्तों, फिर स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 8। पेन का कलर थोड़ा सुंदर सा रखते हैं। लेक्चर नंबर 2, ठीक है जी, ओके। 8वें चैप्टर के अंदर 3 यूनिट है। अब हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे लेक्चर के अंदर। इस चैप्टर की यूनिट 2 है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। दोस्तों इस यूनिट के अंदर आपको ये 4 आइटम पढ़ने हैं, मोटे मोटे तौर पे 4 आइटम पढ़ने हैं। एक सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई, दूसरा मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, तीसरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, चौथा कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। इन सब में देख रहे हो मनी सप्लाई बहुत बार आ रहा है। तो पहला पॉइंट ये बनता है कि आप ये समझो कि मनी सप्लाई होता क्या है। बहुत बेसिक से आपको चीजें समझाऊंगा, नॉर्मल लेवल पे आप चीजों को समझते रहना, ठीक है। बिल्कुल बहुत डेप्थ में हम इस चीज को डिटेल के अंदर करने वाले हैं दोस्तों। पहले बहुत सारी बेसिक बात करूंगा आपसे। देखो जी, बैंक की बातें करेंगे। जब हम बैंक के पास जाते हैं तो हम बैंक में अकाउंट खुलवाकर उसके अंदर पैसा जमा कर सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूं। बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, यस बैंक, एक्सिस बैंक, बहुत सारे बैंक्स होते हैं। आप वहां जाओ, आप पैसा जमा कर सकते हो। जो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं ना, वो होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आप पैसा जमा कराओ, बैंक आपका पैसा जमा करेगा, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। ये बेसिकली बिजनेस फर्म्स खुलवाती हैं यहां पर, क्योंकि इनको डेली फ्लो कैश चाहिए होता है, तो करंट अकाउंट होता है। फिर नॉर्मल पब्लिक जनरली सेविंग अकाउंट खुलवाती है। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर आप पैसा जमा कराओ, जब तक बैंक खुला है आप पैसा निकाल भी सकते हो, वरना ATM कार्ड का यूज कर लो। बस दोनों में फर्क यह है कि करंट अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा जो आप पैसा डिपॉजिट करोगे बैंक के पास। करंट अकाउंट में एक एडिशनल सुविधा मिलती है आपको, जिसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट तो पब्लिक फाइनेंस में ही पढ़ा था, वेज एंड मींस एडवांसेस पढ़ा था ना। RBI देता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को, राइट।
चलो कोई बात नहीं, दो अकाउंट हो गए। एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इसको शॉर्ट में आरडी अकाउंट बोल देते हैं। ये मॉड्यूल में लिखा नहीं हुआ लेकिन बेसिक है। इसके अंदर तुम पैसा जमा कराते हो हर महीने या हर 3 महीने में, सिर्फ जोड़ते हुए चले जाते हो। ऐसा बेसिकली पेरेंट्स करते हैं, अपनी सैलरी का छोटा सा पोर्शन रिकरिंग मतलब बार बार एक टाइम इंटरवल के बाद वो पैसा जमा करते रहते हैं। फिर जब तुम्हारी शादी होने वाली होती है या कॉलेज में एडमिशन होने वाला होता है तब वो पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है। एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसको एफडी करके बुलाते हैं आजकल। इसमें तुम एक ही बार पैसा जमा कर देते हो, इसकी तरह बार बार नहीं करते। ठीक है। अब बात आएगी इन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में मिलता है? सबसे ज्यादा बैंक इस वाले अमाउंट पे, मतलब इस वाले डिपॉजिट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, उसके बाद इस पे, उसके बाद इस पे, और इस पे तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता ही नहीं है। बहुत बेसिक सी बात है दोस्तों। ये वाला पैसा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बैंक के पास जमा रहता है, तो टाइम वर्ड यहां पर आता है। इन दोनों डिपॉजिट को बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। यानी बैंक एक लैंग्वेज यूज करता है। बैंक लैंग्वेज यूज करता है। बैंक कहता है कि हमारे पास पब्लिक ने जो भी एफडी का पैसा जमा कराया है और आरडी का पैसा जमा कराया है उसको बैंक टाइम डिपॉजिट बोलता है। टर्म डिपॉजिट नहीं बोलता गणेश, टाइम डिपॉजिट बोलता है, ध्यान रखना। ठीक है। और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच में जो भी पैसा जमा कराया है, करंट का सी और ए ले लो, सेविंग का एस और ए ले लो। करंट अकाउंट सी ए, सेविंग अकाउंट एस ए, इन दोनों के पैसे को कासा डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कासा डिपॉजिट। आगे लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कासा डिपॉजिट क्या होता है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का पैसा होता है। ठीक है जी, ओके। अब सुनो मेरी बात को दोस्तों। जो भी पैसा कासा डिपॉजिट होता है उसको डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। ये क्या है भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बहुत बार वर्ड लिखा मिलेगा आपको। ये डिमांड डिपॉजिट होता क्या है, सुनना मेरी बात जरा। ऐसा पैसा जो हम जब डिमांड करें तब बैंक हमें देगा, उस पैसे को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। देखो जी, मैंने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर रखा है बैंक के पास, तो मैं जब मांगूंगा, जब डिमांड करूंगा, बैंक को मुझे पे करना पड़ेगा। मेरा पैसा है, मैं ही निकालूंगा। लेकिन अगर मेरा कोई टाइम डिपॉजिट है बैंक के पास, तो बैंक बोल सकता है 1 दिन रुक जाओ, 2 घंटे रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, कल दूंगा, परसों दूंगा, बैंक उसको बोल सकता है। तो टाइम डिपॉजिट वाला पैसा बैंक के पास एक फिक्स रहता है। और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में यह फैसिलिटी मिलती है कि जब तुम चाहो अपना पैसा निकाल सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो डिमांड डिपॉजिट एक तरीके से बहुत ज्यादा लिक्विड डिपॉजिट होता है, जब चाहे आप तब इसको विड्रॉ कर सकते हो। इसको तब जब चाहो तब विड्रॉ नहीं कर सकते। पायल कदम पूछ रही है सर रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? अरे एक ऐसा अकाउंट है ये फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह। बस फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या है, तुम वन टाइम डिपॉजिट करते हो, वन टाइम। रिकरिंग डिपॉजिट में है आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ नहीं करते। आप बंदे सोचते हैं कि भैया मुझे 10 साल तक डिपॉजिट करना है, 10 साल बाद अपनी शादी कर लूंगा, जो पैसा इकट्ठा होगा उससे शादी कर लेना। आप जमा कराना स्टार्ट करो। क्यों मम्मी पापा के ऊपर बर्डन डाल रहे हो कि शादी के अंदर मुझे पैसा खर्चना है? और नहीं कर रहे डिपॉजिट तो कोर्ट मैरिज कर लेना। हाँ, श्रेयांश त्रिवेदी ने बोला सर डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जिसको हम विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड। यस, दिस इज द डिपॉजिट विच इज पेएबल ऑन डिमांड। बैंक को पे करना ही पड़ेगा अगर आप डिमांड करोगे तो। बेसिक फंक्शन बैंक के देखते हैं क्या होता है। देखो जी, मान लो बैंक के अंदर पैसा कौन जमा कराता है? पब्लिक जमा कराती है। मान लो एक बैंक के पास टोटल डिपॉजिट, पब्लिक ने एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपए का पैसा जमा करा दिया। ये आपका मेरा सबका पैसा है, आपका मेरा सबका पैसा है, ये सारा का सारा। बैंक के पास सभी अकाउंट में मिला के 100 करोड़ रुपए आ गया। तो बैंक इस पैसे का करता क्या है, ये फंक्शनिंग समझ लो, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। देखो जी, बैंक को आरबीआई बोलता है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। हमारे देश में हर एक बैंक को आरबीआई की गाइडलाइन माननी पड़ती है। आरबीआई चलाता है देश के अंदर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब बेसिकली बैंकिंग सिस्टम। तो टोटल डिपॉजिट का एक छोटा सा हिस्सा 100 का मान लो 5 करोड़, एक छोटी सी रेशो टोटल डिपॉजिट की हर एक बैंक को
आरबीआई के पास रखनी पड़ती है और इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। यानी शॉर्ट में बोले तो CRR। ठीक है, चलो जी, 100 में से थोड़ा सा आरबीआई के पास रखवा दिया। आरबीआई इसको एज अ जमा पूंजी रखता है, कहता है हर एक बैंक का मेरे पास डिपॉजिट आना चाहिए। तो क्यों रखता है आरबीआई? आरबीआई बोलता है यार सभी बैंक मेरे पास थोड़ा थोड़ा पैसा रखवाओ, अगर कोई बैंक कभी बर्बाद हो रहा होगा तो उसकी हेल्प कर दूंगा मैं। तो आरबीआई बैंकों की हेल्प भी कर देता है इसी पैसे से। और इस पैसे के ऊपर आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता। बच्चों का क्वेश्चन भी होगा, सर क्या आरबीआई इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है क्या? नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। ठीक है जी, बैंक ने 5 करोड़ दे दिया आरबीआई को, बैंक के पास बचा 95। आरबीआई बोलता है बैंक को कि तेरे पास जो 95 बचा हुआ है इसका तू थोड़ा सा कैश अपने पास रख। तो 95 में से 15 मान लो एग्जांपल के तौर पे बैंक ने अपने पास रख लिया। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। काफी सारे टीचर इसको बोलते ही नहीं है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ऐसे करके बोल देते हैं, बच्चा कंफ्यूज। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भैया, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जरूरी, वैधानिक। SLR 100 का 15% बैंक ने अपने पास कैश रखा हुआ है। मेनली इसको और डिटेल में धीरे धीरे आगे बताता रहूंगा। कैश और कैश के इक्विवेलेंट लिक्विड एसेट्स में रखा होता है ये। 5 दे दिया आरबीआई को, बचे कितने? बच गए भैया 80। बैंक इस पैसे को दुनिया को लोन पे देता है और यहां से इंटरेस्ट अर्न करता है। यह बैंक की इनकम होती है। लोन पे देगा, इंटरेस्ट अर्न करेगा और बैंक की इनकम होती है। ओके, बैंक यहां से इनकम अर्न करता है। अब दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि अगर मैं CRR और SLR को ऐड कर दूं, CRR और SLR को ऐड कर दूं, तो मेरे पास जो भी आएगा, लाइक 5 और 15 को ऐड कर दूं 20 आएगा। तो उसको बोलते हैं रिजर्व रेशो या फिर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो या फिर रिजर्व डिपॉजिट रेशो, कुछ भी बोल दो इसको। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, CRR और SLR की वैल्यू देके पूछेगा ये निकालो जी, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो या सिर्फ इसको रिजर्व रेशो बोल दो। ठीक है जी, इतनी सी बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। ये जो टोटल रिजर्व है बैंक का, टोटल रिजर्व किसने गाइडलाइन दी है? ये गाइडलाइन आरबीआई के द्वारा दी गई है। अब इसमें देखो एक नया कॉन्सेप्ट आता है, बैंक कितने चालाक है। बैंक चालाक बहुत है आज के टाइम में। मान लो एक बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 100 करोड़ का है, वो क्या करता है, कहता है CRR के तौर पर 5 रखे, SLR के तौर पर 15 रखे, क्योंकि ये आरबीआई ने बोले हैं। आरबीआई के कहने से इसने 20 का रिजर्व अलग से रख दिया, इसे बोलते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व 20 का। कहता है लेकिन दिवाली का टाइम आ रहा है, दिवाली का या कोई भी फेस्टिवल सीजन आता है तो बैंक सोचता है कि इस टाइम पर लोग नया नया सामान खरीदते हैं, नई बाइक, नया फोन, नया टीवी, नई वॉशिंग मशीन, नया रेफ्रिजरेटर, कुछ ना कुछ नया खरीदते हैं, तो लोग बैंकों से पैसे निकालते जाते हैं। तो बैंक कहता है आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो कर ली, इतना रिजर्व रख के, थोड़ा सा आरबीआई के पास, थोड़ा खुद के पास, लेकिन अब ये शाना है, ये कहता है थोड़ा सा अपनी मर्जी से भी रिजर्व रख लेता हूं। मान लो इसने 15 का रिजर्व अपनी मर्जी से रख लिया और बचे कितने? 100 में से 5 गए आरबीआई को, 15 इसके पास आरबीआई के कहने से, 15 अपनी मर्जी से, तो 15 और 15 30 हो गया इसके पास अपना। 15 15 30 और 5 35, 100 में से 35 माइनस कर दो, 65 जो इसके पास बचेगा वो इसको लोन पे देगा। लेकिन जो उसने एडिशनल रिजर्व अपने पास रखा है इसको बोलते हैं एक्सेस रिजर्व। ये कॉन्सेप्ट आएगा आगे कि एक्सेस रिजर्व क्या होता है, ER बोलूंगा इसको शॉर्ट में। ठीक है, कहेंगे कि भैया जो भी टोटल रिजर्व है आरबीआई का, मतलब बैंक का, 1 2 3 टोटल रिजर्व है, इसमें से ये 2 माइनस कर दो तो एक्सेस रिजर्व आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। वैसे भी तो बैंक की अपनी मर्जी है, बैंक शाना बन के अपनी भी कलाकारी दिखा सकता है। तो ये बैंक टू बैंक मैटर करता है कि वो एक्सेस रिजर्व रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं दोस्तों। आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई। अभी मुझे बताओ लाइव चैट कमेंट सेक्शन में, तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, पॉकेट में
पॉकेट में कितना माल है भाई? अभी कभी बताओ, किससे मांगना नहीं है। तुम्हारी पॉकेट में कितना माल है बताओ जरा। हाउ मच मनी डू यू हैव राइट नाउ? बताओ। 0 0 0। मेरी हेल्थ अंतरिक्ष ठीक है पहले से। 1500 एक बंदे पे, वो बेटे की बेचो, इसके घर पे लूट मचाओ। 9 रुपए भी है किसी पे, है ना। ज्यादातर बच्चों पे 0 ही है। तब मेरी तरह है क्या? तो बस जितना पैसा आपके पास है वो आपकी पर्सनल मनी सप्लाई है। कॉन्सेप्ट क्या समझाऊंगा? कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, व्हाट इज मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का मतलब होता है जितना पैसा आपके पास है। तो अभी तो इंडिविजुअल लेवल पे देख लिया कि पर्सनल लेवल पे पैसा 0 है तो 0 मनी सप्लाई है। किसी पे 88 रुपीज है तो उसकी मनी सप्लाई 88 है। पायल पे 150 है और किसी पे 95,000 भी भाई, ठीक है। तो जितना भी पैसा तुम्हारे पास अभी है उसको बोलते हैं तुम्हारी मनी सप्लाई। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं देश की मनी सप्लाई। किसकी मनी सप्लाई? देश की मनी सप्लाई। तो दोस्त यहां पर देश की मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। देश की मनी सप्लाई क्या होती है, समझे इस बात को। तो एक देश की पब्लिक के पास जितना पैसा है, पब्लिक में, अब तुम सब आ गए, मैं भी आ गया, टोटल कर दो। एक देश की पब्लिक के पास जो भी पैसा रखा है उस सारे पैसे को बोलते हैं मनी सप्लाई। तो कोई बोले कि मनी सप्लाई क्या होती है, तो हम बोलेंगे एक देश की पब्लिक के पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी पैसा रखा है उसको बोलेंगे मनी सप्लाई। देखो जी, उसको बोलेंगे मनी सप्लाई, ठीक है। इको में 2 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। इको में 2 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होते हैं फ्लॉ कॉन्सेप्ट। ये एमसीक्यू बनता है इसके ऊपर। जिस चीज को बताने के लिए, जिस चीज को बताने के लिए टाइम की जरूरत होती है, किसकी जरूरत? टाइम की जरूरत होती है, एग्जैक्ट टाइम की जरूरत होती है, वो चीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूं, तुम्हारी जेब में कितना पैसा है अभी? तो तुम बोलोगे अभी मेरी जेब में 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1500 रुपए, जो भी है। तो अभी के अभी एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी चीज तुम्हारे पास है वो होती है स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो हमारे देश में जो मनी सप्लाई कैलकुलेट की जाती है तो मनी सप्लाई है स्टॉक कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं तो कल तुम्हारे पास कितना पैसा होगा और आज कितना पैसा है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के बताओ, तो वो तो कल बताओगे, है ना। कल बताओगे, एक पीरियड ऑफ टाइम लगेगा आपको, एक पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, राइट। तो जब मैं बताऊं कि आप बताओ कि चेंज इन मनी सप्लाई कितना है, चेंज इन मनी सप्लाई, तो आप इसको बोलोगे कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। बस स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट को कभी समझना ही मत, जिंदगी में काम ही नहीं आएंगे। एग्जाम्पल दिया है, इसके ऊपर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा तो ठीक करके आ जाना, इसको अपने भेजे के अंदर घुसाने की कोशिश भी मत करना, इतना ही काम है बस तुम्हारा, ठीक है। तो मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है और चेंज इन मनी सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है, बस इतना समझ लो, ठीक है जी। अब मैं एग्जांपल बताऊं तो डिमांड, सप्लाई, नेशनल इनकम, जीडीपी सब फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं, तोड़ दो उनको, ठीक है, ओके। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं बुक के हिसाब से, मॉड्यूल पे आ जाते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई दिया हुआ है, तो रेड कलर का यहां पर यूज कर रहा हूं आपके सामने, पेन चार्ट लेता हूं। नंबर 1, द टर्म मनी सप्लाई डिनोट्स, डिनोट्स मतलब रेफर्स, मनी सप्लाई क्या बोलता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल विद पब्लिक, अवेलेबल विद पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये लिखना भूल गया, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये लिखना भूल गया, ठीक है जी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक के पास पैसा कितना है, जैसे कि इंडिया की मनी सप्लाई हमेशा अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर ही कैलकुलेट होती है
कि आज 29 जुलाई को कितना पैसा है, 30 जुलाई को कितना पैसा है, ऐसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, ओके। कहता है मनी सप्लाई के बारे में दो बातों का जानना बहुत जरूरी है। 2 थिंग्स टू नो अबाउट मनी सप्लाई। एक कि सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक वेरिएबल होती है, यानी स्टॉक कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है। दूसरा, चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी या चेंज इन स्टॉक ऑफ मनी फ्लो वेरिएबल होती है या फिर फ्लो कॉन्सेप्ट होती है। तीसरी बात बताते हैं कि जब हम बात करते हैं मनी सप्लाई की तो हम बात करते हैं यहां पर पब्लिक की, कि ये पब्लिक का पैसा है। और अब देखते हैं दो बातें। आपको एक असली का कॉन्सेप्ट बताता हूं। पब्लिक के अंदर कौन कौन आता है, पब्लिक के अंदर कौन कौन आता है। जो पब्लिक वर्ड यूज किया है, इस पब्लिक, जो मैंने लाइन नहीं पढ़वाई है, पढ़वाऊंगा अभी उसको वापस लेकर, लेकिन अभी रोल किस चीज का है। पब्लिक के अंदर कौन कौन आता है, तो दोस्त पब्लिक के अंदर सारी इकोनॉमिक यूनिट्स आती हैं, जैसे कि हम लोग आ गए, हाउस होल्ड, फर्म और इंस्टीट्यूशंस हो गए, एक्सेप्ट प्रोड्यूसर ऑफ मनी। मनी को जो लोग बनाते हैं, जैसे कि आरबीआई, आरबीआई के पास जो पैसा है वो पब्लिक का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक लैंग्वेज सिखाता हूं, समझना जरा, यही बात करनी पड़ेगी मुझे। मान लो आरबीआई ने प्रोड्यूस किया, मान लो 500 रुपया, 500 करोड़ मान लो, आरबीआई ने 500 करोड़ प्रोड्यूस किया, तो ये इकोनॉमी के अंदर ये सारा पैसा सप्लाई नहीं करता, ये सारा पैसा सप्लाई नहीं करता। मान लो इकोनॉमी के अंदर इसने 400 करोड़ सप्लाई किया, ठीक है, तो ये होती है मनी सप्लाई। ठीक है, ये होती है जो भी पैसा अवेलेबल है एक देश के पास, राइट। जितना भी, अभी ये एग्जैक्टली इसको मनी सप्लाई नहीं बोलते क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। इसको एग्जैक्टली भी बोल देते हैं हाई पावर्ड मनी। क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी, या फिर इसको मॉनेटरी बेस भी बोल देते हैं, या फिर इसको सेंट्रल बैंक मनी भी बोल देते हैं। इसको कभी कभी M0 भी बोलेंगे, ये मैं आगे बताऊंगा। रिजर्व मनी का कॉन्सेप्ट है कि नहीं आएगा, देखो दोबारा बताता हूं। जितना पैसा सेंट्रल बैंक प्रिंट करता है, बनाता है, वो सारा पैसा देश के अंदर सप्लाई नहीं करवाता। और मतलब एक इकोनॉमी के पास, अगर तुम इंडिया की बात करो तो ये अवेलेबल स्टॉक ऑफ मनी है। ये अवेलेबल स्टॉक ऑफ मनी हमेशा ज्यादा होती है जो भी इकोनॉमी के अंदर पैसा सप्लाई किया जाता है उससे। तो यहां पर एक लाइन लिखी थी जो मैं आपको पढ़वाना चाह रहा था, पढ़वाई दूं जरा। लिखा है मनी सप्लाई की बात करते हैं तो मनी सप्लाई ऑलवेज स्मॉलर देन टोटल स्टॉक ऑफ मनी दैट रियली एग्जिस्ट। जितनी भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी, जैसे कि मान लो 500 करोड़ रियली एग्जिस्ट करता है आरबीआई के पास, लेकिन उसने 400 करोड़ सप्लाई कर रखा है, तो ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि आरबीआई कितना पैसा प्रिंट कर सकता है, कितना प्रिंट कर सकता है। भाई देखो, सच्ची बात बताता हूं, एक देश के पास कुछ गोल्ड रखा होता है, गोल्ड का रिजर्व, कुछ फॉरेक्स रखे होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व, और कुछ दूसरे देशों की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रखी होती है। उन सब की वैल्यू के बराबर आरबीआई पैसा प्रिंट कर सकता है। यानी हर किसी देश का सेंट्रल बैंक अनलिमिटेड माल नहीं छाप सकता, एक लिमिट में छाप सकता है। दिस इज अ रूल सेट किया हुआ है। और आर्यन गुप्ता को बताओ जरा कौन सा चैप्टर है। ठीक है, मान्या जतराणा, ये यूनिट 2 चैप्टर नंबर 8 का पहला पेज ही है। ठीक है, बेसिक बताए थे, तो अब जान लेते हैं। यहां बताया मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें। और मनी सप्लाई का मतलब पब्लिक के पास का पैसा, पब्लिक का मतलब, अब देखो जरा यहां पर पब्लिक का मतलब क्या है, ये जरा आपको जानना है। पब्लिक का मतलब देखो जी, पब्लिक का मतलब हम जनता है। पब्लिक में कुछ चीजें नहीं आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं। तो कौन कौन नहीं आती हैं? एक, बैंकों का आपस में डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक आपस में एक दूसरे के पास पैसा जमा करते रहते हैं
वो पब्लिक का ही पैसा होता है यार, है ना, पब्लिक का पैसा उनके पास फालतू पड़ा है, तो वो एक दूसरे से खेलते रहते हैं, तो वो देश की मनी सप्लाई में काउंट नहीं होता। सरकार के पास जो पैसा है वो भी काउंट नहीं होता, दूसरे बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई वगैरह के पास जो भी पैसा है वो भी काउंट नहीं होता। अब ये सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है। बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है? ये जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें आरबीआई और ऑल बैंक्स जो भी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जो बैंक अपने पास कासा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वाले, उन सभी का है, उन सभी का है। ठीक है, तो ये वाला पैसा नहीं आता है, मतलब तुम सीधी बात बोलो तो पब्लिक के अंदर ये बंदे नहीं आते हैं, पब्लिक के अंदर इनका पैसा नहीं आता। ओके, अब यहां पर दो रीजन दिए गए हैं, रैशनल का मतलब होता है रीजन। दो रीजन दिए हैं कि हम अपने देश के अंदर मनी सप्लाई को कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है एनालाइज करने के लिए कि हमारे देश की मॉनेटरी डेवलपमेंट कितनी हुई है। मॉनेटरी डेवलपमेंट मतलब मॉनेटरी सिस्टम में हम किस हिसाब से डेवलप हो रहे हैं, आजादी के टाइम पर कितना पैसा था, आज कितना पैसा है, यह देखने के लिए, और यह इवेल्युएट करने के लिए कि मनी सप्लाई के हिसाब से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बन रही है या नहीं बन रही है। देखो जी, मॉनेटरी डेवलपमेंट मतलब पैसों की डेवलपमेंट, ठीक है, और मनी ग्रोथ मतलब कितना ज्यादा हम प्रिंट कर रहे हैं, क्या रीजंस है, किस वजह से मनी की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। पहला रीजन ये है कि मनी सप्लाई हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि हमें अपने देश के अंदर मनी सप्लाई की पॉलिसी बनानी होती है, जिसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। वो आप यूनिट 3 में पढ़ोगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम कभी मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, कभी डिक्रीज करते हैं, तो उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं, तो इसलिए हम मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं। दीज आर द रीजंस। ठीक है, ओके, चलो जी, चलो जी उस्ताद। अब देखिए हमारे देश में पैसा कहां से आता है, उसके कुछ सोर्सेस हैं। देयर आर सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई इन अवर कंट्री। तो कौन कौन से सोर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं? एक है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई हमारे देश में पैसा प्रिंट करता है, भेजता है, इसे हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस, सेंट्रल बैंक मनी, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। पहला यह है। और दूसरा है कमर्शियल बैंक के थ्रू भी पैसा आता है, इसे बैंकिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसके थ्रू आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब उधार वाला पैसा। अब इन दोनों को जरा ढंग से समझो। देखो जी, आरबीआई ने हमारे देश में पैसा प्रिंट करके सप्लाई कर दिया, वो पैसा माना जाएगा हाई पावर्ड मनी। अब वो पैसा हम बैंकों में जमा करते हैं, तो जो पैसा मैंने अपने बैंक में जमा करा है ना, बैंक उसी पैसे को तुम्हें लोन दे सकता है। यानी मेरा पैसा तुम्हारे पास चला गया, तो तुम्हारे पास भी कुछ पैसा है, मेरे पास भी कुछ पैसा है, तो मनी सप्लाई में देखो ना बढ़ोतरी हो गई। इस चीज को मनी मल्टीप्लायर के प्रोसेस से बहुत डिटेल में करेंगे अगली क्लास में। तो एक होता है आरबीआई के द्वारा सप्लाई किया गया पैसा, और एक होता है बैंकिंग सिस्टम के द्वारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट का मतलब उधार होता है। ओके, तो देखते हैं हाई पावर्ड मनी क्या होता है। इट इज इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज। हर देश में मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे कि इंडिया के अंदर मॉनेटरी अथॉरिटी है ना, विच इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी। कहता है ये जो मॉनेटरी बेस है ये ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी का मेन सोर्स है। यानी अगर आरबीआई ने जो पैसा हमारे देश के अंदर सप्लाई किया है, इसी की वजह से बाकी दूसरे फॉर्म्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं। क्रेडिट कार्ड भी इसी वजह से बनेगा, डेबिट कार्ड भी इसी वजह से बनेगा। इसी पैसे को यूज करके ये बैंक उधार का पैसा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये पैसा हमारे पास आया, हमने बैंक में जमा कराया, बैंक ने उधार पे आगे दे दिया। ठीक है, ओके रिपोर्ट है जी। ठीक है दोस्त, ठीक है। और द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज फियाट मनी। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो भी पैसा लीगली इशू किया गया एक देश के अंदर वो फियाट मनी कहलाता है। उसको हमारे देश की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो इट इज बैक्ड बाय द सपोर्टिंग रिजर्व्स एंड इट्स वैल्यू इज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। कहता है जो भी 500 का नोट है, 200 का नोट है, वो प्रॉमिस मनी है यानी फियाट मनी है। उसकी चाहे वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से वो एग्जिस्ट करता है। सरकार सीधा बोलती है भैया हमारे देश के पास गोल्ड का रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, इसलिए हमने पैसा छापा है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो एक पैसा ये है। और दूसरा है क्रेडिट मनी।
तो बैंक क्रिएट मनी सप्लाई इन द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग ट्रांजैक्शंस विद पब्लिक। कहता है बैंक है ना, पब्लिक से पैसा बोरो करता है। बोरो करने का मतलब डिपॉजिट लेता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में, और इस पैसे को आगे लोन पे देता रहता है। तो ऐसे नया पैसा क्रिएट करता है। इस प्रोसेस को हमें ढंग से समझना है। तो इन दोनों को टोटल कर दो, देश के अंदर मनी सप्लाई का पता लग जाएगा आपको। तो इधर देखो कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, लाल रंग से बताऊंगा। हाई पावर्ड मनी मतलब आरबीआई का पैसा, क्रेडिट मनी मतलब बैंकिंग सिस्टम का पैसा, दोनों को प्लस कर दो तो देश की टोटल मनी स्टॉक आ जाएगी। यह फॉर्मूला याद रखना आप। टोटल मनी स्टॉक ऑफ अ कंट्री, जेन्युइन ओरिजिनल पैसा और उधार बरसाया हुआ, ओरिजिनल पैसा और उधार बरसाया हुआ, बस। ठीक है जी। अब थोड़े से बच्चों के डाउट्स ले लेते हैं यहां पर। बच्चों के डाउट थोड़े से ले लेते हैं। क्या बोल ले पब्लिक? कहा बोल सर एग्जाम फॉर्म आ गया सितंबर का। हाँ भूमि जैन आ गया, भर दो उसको। फियाट मनी का मतलब जो भी पैसा एग्जिस्ट कर रहा है ट्रांजैक्शन के लिए, करेंसी नोट्स, जिसको गवर्नमेंट ने पावर दी हुई है कि हाँ भाई इससे सामान खरीदा जाएगा। 500 का नोट अब गवर्नमेंट बोल दे 500 का नोट नहीं चलेगा तो खत्म। तो जो बोल रही है सरकार ये चलेगा, उसे बोलते हैं फियाट मनी। ठीक है। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें? एक्स्ट्रा मेहनत करके बैकलॉग कंप्लीट होगा। बार बार यही बता रहा हूं, बैकलॉग अपने आप कंप्लीट नहीं हो जाएगा। हेल्थ अंशु पहले से बेहतर है। सर ऑल प्राइवेट बैंक आर रजिस्टर्ड इन आरबीआई? यस ऋषभ, सारे प्राइवेट बैंक रजिस्टर होते हैं। जनवरी इख्तियारुल बोल रहा है सर एग्जाम फॉर्म से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा ना। जनवरी में दूंगा पेपर। जनवरी में दोगे तो पहले रजिस्टर करो 1 सितंबर से पहले। एग्जाम फॉर्म जनवरी वाले अभी आए नहीं है, एग्जाम फॉर्म अभी आए नहीं है। ऐसे काफी सारे बच्चे करते हैं। देखो क्या हुआ कि जून में शिवा समाध्याय नाम के बच्चे ने तैयारी करी सीए फाउंडेशन की, जून में, और उसको पेपर देना था सितंबर वाला। आज शिवा समाध्याय के 600 में से 600 नंबर आए हैं सीयूईटी में। इको, अकाउंट और बिजनेस तीनों में 200 में से 200 आए हैं। यूपी में झांसी का रहने वाला बच्चा है, अभी कॉमर्स वाला पे लाइव था हमारे साथ। तो बच्चे कुछ प्लान करते हैं कि वो तैयारी कर लेते हैं फिर बाद में पेपर देते हैं। सबका अपना अपना सिस्टम है, लेकिन मेरा मानना है भाई जब तुम तैयारी कर रहे हो तो अभी पेपर देके देखो एक बार। ठीक है, देना चाहिए आपको हैंड टू हैंड। सर जीरो बैलेंस वाले अकाउंट को और क्या कहते हैं? अरे जीरो बैलेंस वाले अकाउंट सारे सेविंग अकाउंट होते हैं प्रियांशु। हर एक बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो जीरो बैलेंस वाला खुलवा रहे हैं या कुछ और खुलवा रहे हैं। सर फिर मनी सप्लाई डिक्रीज कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड स्पेंड किया तो वो फर्म के पास जाएगा, हाउस होल्ड ने पैसा स्पेंड किया फर्म के पास जाएगा। ठीक है, और पर्टिकुलर पॉइंट में मनी अवेलेबल है, वही तो मनी सप्लाई है। फिर इकोनॉमी में वही मनी सर्कुलेट हो रहा है। रौनक पारिक ने क्वेश्चन पूछा, भाई बहुत अच्छा पूछा है। मैं पैसा खर्च करूंगा तो वो फर्म के पास जाएगा, फर्म खर्च करेगी तो वो बैंक के पास जाएगा, या फिर फर्म बैंक के अंदर डिपॉजिट कराएगी, या मेरे को जितनी भी सैलरी मिलती है मैं सारा थोड़ी खर्च करता हूं, कुछ ना कुछ बैंक के पास डिपॉजिट कराता हूं। तो बैंक उस पैसे से दूसरे को उधार दे देता है, तो उसी पैसे का डबल रोल हो गया। सोचो मेरा पैसा डबल डबल घूम रहा है। समझ रहे हो? हाँ कौशल पांडे रिवीजन सीरीज आएगी भैया। सर टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट एलआरआर भी तो होता है। हिमांशी शर्मा, सीआरआर और एसएलआर का टोटल रिजर्व रेशो बोलते हैं उसको। 12th क्लास में एलआरआर बोलते थे, अब मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा जो 12th क्लास में करते थे। इसको आप रिजर्व रेशो समझो सिर्फ। ठीक है जी, ओके चलो जी। अब आता हूं सीधा सीधा मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई पे। भैया देखो हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट होती है, उसके हमारे पास कितने तरीके हैं। पहले तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कैलकुलेशन है ये। रिजर्व मनी का कॉन्सेप्ट आएगा आपको। रिजर्व मनी मतलब जो भी पैसा आरबीआई ने हमारे देश में छोड़ा है, हाई पावर्ड मनी, बेस मनी, सेंट्रल बैंक मनी, रिजर्व मनी एक ही बात है। ठीक है, रिजर्व मनी मान लो आरबीआई ने 500 प्रिंट किया, देश के अंदर 400 छोड़ दिया, तो 400 ये रिजर्व मनी है, राइट। तो रिजर्व मनी क्या डिसाइड करता है? रिजर्व मनी से पता लगता है देश में लिक्विडिटी का लेवल कितना है, लोगों के पास कैश कितना घूम रहा है। कम से कम इतना तो जाएगा ही जाएगा जितना आरबीआई ने छोड़ा है। ठीक है, तो प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एंड दस मैनेजमेंट इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। कहता है जो भी पैसा देश के अंदर छोड़ा गया है उससे प्राइस लेवल भी डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल देश के अंदर मान लो 400 आलू अवेलेबल है,
और 400 रुपया आरबीआई ने छोड़ दिया, तो हर एक आलू 1 रुपए का हो गया। ओवरऑल जो भी आरबीआई पैसा छोड़ता है देश के अंदर, उसी के हिसाब से चीजों का शुरुआत में प्राइस डिसाइड होता है। अब खास कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जेन्युइन थॉट यही है इसके पीछे। चलो जी, अब पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। चलो ठीक है, आरबीआई ने जितना पैसा देश के अंदर छोड़ा वही मनी सप्लाई है, लेकिन उसका अकड़म पकड़म तिकड़म करके बच्चों को कंफ्यूज करके समझाओ। मतलब उसके हुल्ले हुल्ले कर दो, हुल्ले हुल्ले करके बच्चों को समझाओ। अबे आरबीआई ने 500 प्रिंट किया, 400 देश में किसी ना किसी सोर्स के थ्रू दे दिया लोगों को। दिस इज 400 इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी, मॉनेटरी बेस, सेंट्रल बैंक मनी, सब इसको ही बोलते हैं। लेकिन कह रहा है हुल्ले हुल्ले करो, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करो। तो इसने बुक के अंदर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला रिजर्व मनी का है। रिजर्व मनी को ये एम नॉट बोल देता है, कहता है M0 से हम इसको डिनोट करेंगे। तो इतना लप्पू सा फॉर्मूला देखो जी, ये बोलता है इन 3 आइटम्स को जोड़ दो, यू विल गेट M0। M0 ऐसे नहीं, M0 ऐसे लिखेंगे, M0 जीरो नीचे। रिजर्व मनी, रिजर्व मनी का मतलब है करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक। पब्लिक के पास कितना पैसा है, आपके और हमारे पास जो कैश घूम रहा है, ठीक है। और दूसरा, बैंकों ने कुछ पैसा आरबीआई के पास रखवाया हुआ है, जैसे कि सीआरआर वगैरह, ये भी देखो कितना है, ठीक है। और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास भी कुछ अदर डिपॉजिट पड़े हुए हैं, सरकार को छोड़कर, सरकार के नहीं। देखो हमारे देश का आरबीआई है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई को क्या बोलते हैं, इस लैंग्वेज को समझना। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई को बोलते हैं फॉरेन कंट्री के बैंकों का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है, फॉरेन कंट्री के बैंकों का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है, फॉरेनर्स का, एनआरआई का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है। तो आउट ऑफ इंडियन, नॉन इंडियन बंदों का जो भी पैसा है आरबीआई के पास, उसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है। ये मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का बहुत चावल तरीका है, बहुत पुराना तरीका है। आज के टाइम में ऐसे नहीं करते मनी सप्लाई को कैलकुलेट बिल्कुल भी। तो भैया इसने डिटेल में बताया, फिर बाद में कहता है जो लैंग्वेज यहां यूज की गई है, करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, इसको थोड़ा डिटेल में देखना है, थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। और नीचे वाला आइटम अभी काट दो, आप अभी काट दो, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। चलो काट नहीं रहे, समझा रहा हूं पहले। देखो जी, सबसे पहले M0 कैलकुलेट किया जाता था, उसके बाद बोला गया आप ये देखो करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक कितना है, पब्लिक के पास कितना पैसा जा रहा है, ये देखो। पहली बात तो मान लो हमारे पास 10 रुपए रखे हैं, हमने कासा डिपॉजिट कितना किया है, कासा मतलब डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट को कासा डिपॉजिट बोल देते हैं ना, विद कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा डिपॉजिट किया है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई कितने हैं। कहता देखो पब्लिक के पास कितना कैश है, पब्लिक ने कासा डिपॉजिट कितना कराया हुआ है, और आरबीआई के पास फॉरेनर्स का कितना पैसा है, इन सबको जोड़ दो तो मनी सप्लाई आ जाएगी। इसे बोलेंगे M1। क्या बोलेंगे, M1। ये भी आज के टाइम में यूज नहीं होता, बहुत घटिया घटिया वाहियात तरीके सिखा रखे हैं। कहते हैं देश में मनी सप्लाई को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसा मनी सप्लाई को कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले करते थे M0 से। M0 में क्या क्या आता है, पब्लिक के पास पैसा कितना है, बैंकों ने आरबीआई के पास कितना जमा कराया है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। देखो ना, करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास है, फिर अदर डिपॉजिट मतलब ओडी, ठीक है ना। अब M1 कैलकुलेट किया जाने लगा, मनी सप्लाई को ऐसे कैलकुलेट करना बंद कर दिया हमने। हम करते थे पब्लिक के पास कितना कैश है, फिर इसको हटाकर हम देखते थे डिमांड डिपॉजिट कितना है, यानी कासा डिपॉजिट कितना है टोटल। देखो भैया, तुम क्या सिर्फ बैंक का आरबीआई से ट्रांजैक्शन देख रहे हो, वो हटाओ, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, हमने ऐसे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो मनी सप्लाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने इसमें डेवलपमेंट की है। और मात्र इतनी डेवलपमेंट नहीं है, एक नहीं, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक और तरीका आया M2,
फिर एक और तरीका आया M3, फिर एक और तरीका आया M4। इतने तुम्हारे कोर्स में दिए हुए हैं, लेकिन इसके आगे भी आए हैं तरीके, वो नहीं दिए कोर्स में, इससे भी आगे पहुंच चुके हम, लेकिन इतना ही दिया हुआ है। तो M1 M2 M3 M4 ये कैसे दिए हुए हैं ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी तुम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हो, मैंने बताया था ना कुछ चीजें। अब हम मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई पे आ गए। सोर्स ऑफ मनी सप्लाई दो ही होते हैं, एक आरबीआई से हाई पावर्ड मनी आती है, एक बैंकिंग सिस्टम से क्रेडिट मनी आती है। बस क्वेश्चन तो इतने से ही आता है, डेप्थ के अंदर तुम्हें पंगे लेने के लिए बना रखा है। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई हमारे देश में एक M0 रिजर्व मनी, M2 M1 M2 M3 M4 ये 5 तरीके होते हैं मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के। अच्छा जी, ये 5 तरीके होते हैं? हाँ जी, ये 5 तरीके होते हैं। चलो जी, फिर इसकी बातें कर लो 5 तरीकों की। अब जब इन 5 तरीकों में आए ना, तो कुछ लोग ये बोलने लगे कि भैया देखो, डिमांड डिपॉजिट थोड़ी होते हैं, सिर्फ टाइम डिपॉजिट भी होता है, वो भी तो इंक्लूड करो। हाँ, बात ठीक है। अब जैसे बैंकों के अंदर हम पैसा जमा कराते हैं ना, ऐसे हम पैसा पोस्ट ऑफिस में भी जमा करा सकते हैं, वो भी तो इंक्लूड करो। हाँ, तो ये सब इंक्लूड करने लगे, तो वो इंक्लूड करके हमने लेवल अप किया। लेवल अप किया तो लेवल अप करके आपका फॉर्मूला आता है। नंबर 1 देखो दोस्तों, लिखा है, अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पीपल, इसको बोलते हैं करेंसी विद पब्लिक। पब्लिक के पास कितने कॉइन्स हैं, कितने नोट रखे हैं, सीसी, ठीक है ना, सीसी बोल दो इसको, प्लस कर दो इसमें मैं डीडी, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम यानी कासा डिपॉजिट, और प्लस कर दू अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तो इन सबसे मुझे मिलेगा M1। ठीक है जी। इस M1 के अंदर, सिर्फ M1 के अंदर आप सेविंग डिपॉजिट ऐड करो पोस्ट ऑफिस वाले, ध्यान रख लो, इसका रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। M1 के अंदर सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स डिपॉजिट करो तो आपको M2 मिलेगा। आप बोलोगे, बच्चा बोलेगा सर पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? भाई साहब, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी विट्ठी तो भेजी जाती है, वो उसका काम तो होता ही होता है, वो हमारा कैश भी जमा करता है अपने पास, पता नहीं होगा आपको। तो एक फॉर्मूला बना भाई, फॉर्मूला आप देखो, पहला फॉर्मूला M1 का, ये इंपॉर्टेंट है। तो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पीपल यानी करेंसी विद पब्लिक, फिर डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम यानी कासा, और फिर अदर डिपॉजिट। आप M1 के अंदर सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ऐड कर दो और रट्टा मारो, तो फिर बनेगा ये M2। लेकिन अगर तुम छेड़खानी करना चाहो M1 से, और M1 के अंदर आप इसको छोड़ो, कहते इसको छोड़ो, आप इसके अंदर टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम ऐड कर दो। टाइम डिपॉजिट का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा। देखा ना, इसमें वर्ड यूज किए हुए, मैंने पहले बेसिक्स आपको समझाए हैं। कहां गया राज्य? ये रहा ना टाइम डिपॉजिट, समझ गए? ये वाला पैसा ऐड कर दो, पोस्ट ऑफिस को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूलो 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 भूला, तो इसको बोलेंगे हम M3। M1 के अंदर पोस्ट ऑफिस वाला पैसा जोड़ा तो M2, लेकिन M1 के अंदर टाइम डिपॉजिट जोड़ दिया बैंकिंग सिस्टम का, तो आपके पास M3 आएगा। चलो जी, M3 का फॉर्मूला क्या बना? M3 का फॉर्मूला है M1 के अंदर टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। अच्छा, तुम बोलोगे सर फिर ये पैसा क्यों नहीं जोड़ा हमने? कह रहे हैं इसको अलग से ट्रीट कर रहे हैं, अलग से ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपने यहां पर M3 के अंदर ही टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जोड़ दिए, पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी डिपॉजिट होते हैं वो सब जोड़ दिए, तो M4 मिल जाएगा। तो M4 सबसे कातिलाना सोर्स ऑफ मनी सप्लाई मेजरमेंट है। M4 क्या होता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो, बस एक बात ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो पैसा होता है वो मनी सप्लाई के अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाता। बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ सर्टिफिकेट थे। ये भी होता है, एक इंदिरा विकास पत्र भी होता है, अब वो हट गए हैं। इसका पैसा यहां पर मैंने आपको पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर में बताया था, गवर्नमेंट दो तरीके से लोन उठाती है, एक मार्केट लोन और एक ऐसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इश्यू करके, तो वो पब्लिक का पैसा ब्लॉक हो जाता है एक तरीके से, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते।
तो हमारे पास, अब मैं आपको पेपर में बताऊं तो इन चारों में से किसी का भी फॉर्मूला आ सकता है। अब इन चारों में आप बात समझना कि देखो, एम नोट को तो हम इग्नोर ही करते हैं। एम नोट, एम जीरो, रिजर्व मनी का कॉन्सेप्ट तुम्हारे मॉड्यूल में दिया भी नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। क्वेश्चन पूछ लिया तो इसलिए मैंने बीच में घुसा दिया उसको, वरना मैं उसको लेकर भी नहीं आता। ठीक है, चलो जी। यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, M1 को बोलते हैं नैरो मनी और M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी। वैसे आपको एक बात बताऊं, M0 को बोलना चाहिए नैरो मनी, सबसे छोटा मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का तरीका वो है, और M4 को बोलना चाहिए ब्रॉड मनी, मतलब उसमें ज्यादा चीजें इंक्लूडेड है M4 के अंदर। लेकिन आप इस बात को नहीं मानोगे, आप मानोगे जो बोला है मॉड्यूल ने। मॉड्यूल ने बोला M1 नैरो है तो नैरो है, मॉड्यूल ने बोला M3 ब्रॉड है तो ब्रॉड है। हाँ, M3 को ही पहले ब्रॉड बोलते थे, उसके बाद M4 को ब्रॉड बोलने लगे, फिर बोलते हैं M3 M4 दोनों ब्रॉड है। सारी बकवास है, किसी भी किताब में पढ़ लो, मॉड्यूल ने जो बोला है वही मानेंगे हम। मॉड्यूल ने बोला M3 ब्रॉड तो M3 ब्रॉड। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ उस्ताद। अब देखो जी, M1 और M4 की बात करें तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है ना, तो मनी सप्लाई की लिक्विडिटी खत्म होती जाती है। आप देखो, लिक्विड का मतलब है कैश जितना ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है। M4 के अंदर एफडी वाले डिपॉजिट भी हैं। कौन से वाले? एफडी वाले। एफडी वाला पैसा कैश नहीं होता, मतलब बहुत लंबे टाइम पे आप विड्रॉ कर सकते हो, तो इसलिए बोलते हैं M1 और M3 की अगर बात करोगे तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है। इसका मतलब क्या है? मतलब M4 सबसे लीस्ट लिक्विड है और M1 सबसे मोस्ट लिक्विड है। M1 के अंदर जो पैसा है वो सारा हार्ड कैश है, एक तरीके से मान लो, जब चाहे तब उसको यूज कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट है, जब चाहे तब निकाल सकते हो। जैसे जैसे आप M2 पे बढ़ोगे लिक्विडिटी थोड़ी और कम हो जाएगी, पोस्ट ऑफिस से लेट पैसा निकलता है। फिर आओगे M3 पे तो वहां पर तुम्हारे पास टाइम डिपॉजिट भी आ जाएंगे, उसको जब चाहे तब विड्रॉ नहीं कर सकते। M4 में आएंगे तो फिर से आपके पास पोस्ट ऑफिस का पैसा आ जाएगा, तो उसको आप नहीं निकाल पाओगे इतना जल्दी जितना जल्दी M1 वाले पैसे को यूज कर सकते हो। ठीक है जी। और फिर बोलता है जो अदर डिपॉजिट हम वर्ड यूज करते हैं विद RBI, इसमें सरकार का पैसा नहीं आता, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। हाँ, हम तो बोल भी रहे थे अदर डिपॉजिट के अंदर सिर्फ फॉरेनर्स का पैसा आता है। हाँ भारत जैन, बिल्कुल। तो आपको इसी हिसाब से करना है जो मैंने बताया। ठीक है, ओके। चलो जी भैया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है यार, पेपर के अंदर काफी बार पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है, और आईसीआई के मॉड्यूल में भी है। करेंसी विद पब्लिक क्या होता है? भाई पब्लिक के पास जो भी कॉइन्स पड़े हुए हैं, चिल्लड़ प्लस नोट्स पड़े हुए हैं, ये करेंसी विद पब्लिक होता है। ठीक है, चाहे वो रुपया वाला कॉइन हो, 1 रुपया 2 रुपया, चाहे वो 54 के स्मॉल कॉइन्स हो। अब देखो ये होते नहीं आजकल तो, लेकिन पुरानी बातें कर रहा है। ठीक है, सबकी बात करो। ठीक है, चाहे वो कैश ऑन हैंड हो बैंक्स के पास, पब्लिक का ही तो पैसा। अच्छा, अब ध्यान रखेंगे, सुनो मेरी बात। देखो जी, नहीं, अब इसको अच्छे से समझाता हूं। पब्लिक के पास जो पैसा है उसे बोलते हैं करेंसी विद पब्लिक। ये कैश भी हो सकता है, मतलब कॉइन्स और नोट्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मान लो आरबीआई ने देश के अंदर 400 रुपए की मनी सप्लाई दे दी। मान लो पब्लिक के पास 400 रुपए का टोटल पैसा आ गया, और बैंकों के पास पब्लिक ने जमा करा दिया 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। तो पब्लिक के पास कितना कैश बचा भाई? 300 ना? 300 ना? चलो और थोड़ा अलग समझो, अलग समझो। कहते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, इसने देश के अंदर नोट छापे 100 रुपए के। ठीक है, कॉइन छापे 50 रुपए के, और चिल्लड़ कॉइन छापे 10 रुपए के। कितने हो गए टोटल? 160 रुपया इसने देश में छाप दिया। अब इस 160 में से मान लो बैंक के पास 60 रुपया है, तो बाकी पैसा किसके पास है? बाकी पैसा पब्लिक के पास है। तो पेपर में यह निकालना आएगा चिंदी सा। जब भी आपसे मतलब मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट गया तेल लेने,
आपसे सिर्फ पूछ लिया करेंसी विद पब्लिक निकालो, तो आप देखना टोटल कॉइन आरबीआई ने कितने छोड़े हैं। वैसे तो कॉइन फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ती है देश में, लेकिन देख लेना ओवरऑल सरकार या फिर पूरे देश के मॉनेटरी अथॉरिटीज के द्वारा दिया गया पैसा है ये। तो ये तब समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। लो जी, यहां पर उस्ताद ये बोल रहे हैं M1 कैलकुलेट करो, यानी नैरो मनी कैलकुलेट करो। इसका फॉर्मूला होता है करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट। इसको मेरे साथ कैलकुलेट करो, टाइम ले लो। नंबर 1 पे दिया है करेंसी विद पब्लिक 90,000, फिर डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम दूसरे नंबर का 1 2 3 4 5 2 लाख, तो ये 90,000 ये दिया है 1 2 3 4 5 2 लाख। और अदर डिपॉजिट कितना है, ये लिखा जी अदर डिपॉजिट विद आरबीआई 28,000। ऐड कर दो 2,90,000 प्लस 28,000 3,18,000 आ रहा, राइट। सही है या गलत है? गलत किया है सही किया है, जल्दी बताओ। और क्या गड़बड़ी की है यहां पर मैंने? वेरी गुड, गलत, रॉन्ग। हाँ अच्छा, वो 2,80,000 है, 28,000 नहीं है। बच्चा बोलता है सर ये 2,80,000 है। अच्छा, 4,80,000 और 90,000 जोड़ दो तो 5,70,000 आ जाएगा। 570, अच्छा हाँ जी, ये 2,80,000 है, 28,000 नहीं है। ठीक है जी, लेकिन अगर यहां पर आपसे M2 भी पूछ लेता तो आप 5,70,000 के अंदर क्या प्लस करते? बताओ जी, क्या प्लस करते? आप प्लस करते सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। कितना था ये? 60,000। तो 6,30,000 आंसर आ जाता। समझे? M2 भी पूछ सकता था सेविंग डिपॉजिट, ओके। लेकिन अगर आपसे M3 पूछ लेता तो M3 में M1 के अंदर प्लस करते हैं ये टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। M3 पूछता तो M1 कितना था? 5,70,000 प्लस 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 टाइम डिपॉजिट 2,20,000। 590, 690, 790, इतनी सारी चीजें लेकिन मॉड्यूल में दी नहीं हुई है। आपको इतना सा क्वेश्चन देके उसके 3 पार्ट पूछ लेगा, M1, M2, M3 पूछ लेगा भाई, M4 नहीं पूछेगा यहां पर। ठीक है, ओके। हाँ, इतना पूछ लेगा, आपसे बोलेगा कैलकुलेट करो। मॉड्यूल के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, ये ऐसे कैलकुलेट की हुई है M1। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आपको समझ आ रहा है तो थम्स अप कर दो। न्यूमेरिकल आए हैं इस बार, न्यूमेरिकल ही आया था, यहां से थम्स अप कर दो भाई। कहता है करेंसी विद पब्लिक निकालो। जैसे M1 के अंदर क्या होता है? CC प्लस DD प्लस OD। आप सिर्फ ये निकालो CC। ठीक है, इससे रिलेटेड ही एक फॉर्मूला दिया हुआ है। कहता है जी आरबीआई ने टोटल नोट कितने छापे हैं? इतने। टोटल कॉइन कितने हैं देश में? इतने। स्मॉल कॉइन कितने हैं? इतने। ठीक है जी, ये तो आरबीआई ने देश में पैसा छोड़ा है। इसमें से कुछ पब्लिक के पास होगा, कुछ बैंक के पास होगा। ये सारा आरबीआई ने दिया है। बैंक के पास कितना है ये माइनस कर दो तो पता लग जाएगा पब्लिक के पास कितना है। टोटल पैसा कैश या कॉइन जो भी है इसको प्लस करके
बैंक के पास जो है वो माइनस कर दो, पता लग जाएगा अभी पब्लिक के पास कितना पैसा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कहां समझाया था आपको, ये मैंने राज्य आपको यहां समझाया था, कहां गया, यहां समझाया था। ठीक है, एक बारी कैलकुलेट कर लेते हैं उस्ताद, कैलकुलेट कर लेते हैं। इन तीनों को मैं प्लस करूंगा, इन तीनों को मैं प्लस करूंगा और इसको माइनस कर दूंगा। ये किया हुआ है, तीन आइटम पहले पे, दूसरे पे और तीसरे पे जो लिखा है इनको प्लस किया और माइनस कर दिया जो चौथे पे लिखा है 1.4। तो पहला, दूसरा और तीसरा आइटम प्लस, चौथा माइनस, आंसर आ गया ये। मॉड्यूल में ऐसे ही दिया हुआ है, बहुत बेसिक है। कैलकुलेटर पे ठक 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 उंगली चलनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, सॉर्टेड है भाई। चलो बात समझ में आ रही है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है यहां के। हाँ, ये फालतू में एम ही पूछ लिया। चलो जी आगे बढ़ो। अब देखो एक क्वेश्चन है, यहां पर आपसे पूछ रहा है M2 कैलकुलेट करो। ये इलस्ट्रेशन 4 है। M2 क्या होता है, पहले तो M1 निकालेंगे, उसमें पोस्ट ऑफिस के सेविंग ऐड कर देंगे, पोस्ट ऑफिस वाले सेविंग डिपॉजिट ऐड कर देंगे, M2 आ जाएगा। तो M1 देखो पहले क्या आएगा, क्या देखेंगे दोस्त, M1। आप देखो M1 क्या होता है, M1 होता है करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स या बैंकिंग सिस्टम, कासा बोल दो, या अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये बहुत शाना गेम खेला है तुम्हारे साथ। करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक इसने दिया नहीं, कहता है जैसे थोड़ी देर पहले कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही यहां कैलकुलेट करो। कैसे, कहता है आरबीआई ने जो भी नोट देश में सर्कुलेट किए हैं, जो भी कॉइन सर्कुलेट किए हैं, जो भी चिल्लर सर्कुलेट की है, इन सबको टोटल करो और बैंक के पास कैश ऑन हैंड विद बैंक जो भी पैसा है ये माइनस कर दो। तो सबसे पहले तो ये निकलेगा, सीसी निकलेगा, ये आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करके ये माइनस करना है, आ जाएगा जी, आ जाएगा। आगे सॉल्व किया हुआ है। करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब नोट सर्कुलेशन में, रुपी कॉइन सर्कुलेशन में और स्मॉल कॉइन सर्कुलेशन में, माइनस कर दो बैंक के पास जो भी कैश डिपॉजिट है। ठीक है, ये सब कर दी कैलकुलेशन, यहां पर अमाउंट तुम्हारे पास ही होगा। ठीक है जी, अब कितना हो गया, करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक आ गया, कितना आएगा हमारे पास, 412 59 15। हाँ जी, 412 59 15। मेरे तरीके से करना भाई क्वेश्चन। अब क्या करूं, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, कहां लिखा है डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, ये रहा, ये वाला अमाउंट 173 76 92 प्लस कर दूं अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक 38 507। इन सबको प्लस कर देना, तुम्हारे पास वैल्यू जो आएगी वो ये रही 426 77 01। यहां पर मॉड्यूल ने गड़बड़ी कर रखी है। मॉड्यूल ने भाई ध्यान रखना, मॉड्यूल ने इन दोनों को नहीं लिया हुआ, इन दोनों की जगह ये वाला आइटम ले दिया, जबकि इन दोनों को प्लस करके ये आइटम आता है और इसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हारे कंटेंट में है ही नहीं। मॉड्यूल ने एक नया वर्ड लॉन्च किया हुआ है, डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक, ये तुम्हें समझाया ही नहीं है और इसको सॉल्यूशन में दिया हुआ है। तो कृपया करके आप इसको यूज ना करें, इन्होंने इंटर से कॉपी कर दिया न्यूमेरिकल। मैं बता रहा हूं आपको, इन दोनों को प्लस करके ये जो था, मैं नॉर्मल जो फॉर्मूला लिखा था उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये तो M1 आया है। चार सौ 59 15। अच्छा ये आ रहा है, ये रहा 412 59 15। ठीक है जी, अच्छा, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी है, आप देख लेना। ये वाला जो आया था हमारा
इन तीनों को प्लस करके ये जो माइनस किया था, ये वाला अमाउंट हमारा, उफ, हाँ अलग आया था भाई, अलग आया था। ठीक है, 412 59 15 तो हमारा M1 आया था। क्या आया था? M1। तो यहां जो आएगा 412 59 15 M1 आएगा, लेकिन तुम्हें निकालना है M2। तुम्हें निकालना है M2। ये आएगा 412 59, क्या हो रहा है ये, मैं रिपीट करूं क्या? अच्छा रिपीट करूं क्या? चलो जी दोस्तों देख लो, तुम्हारे साथ सॉल्व करता हूं। इसने क्वेश्चन में M2 पूछा है उस्ताद, तो हमें पता है कि M2 का फॉर्मूला होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस वाला सेविंग डिपॉजिट। अपने पास M1 है ही नहीं, तो सबसे पहले तो M1 निकालेंगे। M1 होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। अपने पास यहां पर डिमांड डिपॉजिट गिवन है, कहां गया? देखो जी, ये रहा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, 173 76 92, 173 76 92 प्लस अदर डिपॉजिट भी गिवन है, ये रहा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई 38507। अपने पास ये करेंसी इन सर्कुलेशन नहीं है, तो सबसे पहले करेंसी इन सर्कुलेशन निकालो। करेंसी सर्कुलेशन निकालने के लिए आरबीआई ने टोटल पैसा जो छोड़ा है देश के अंदर, नोट, रुपी कॉइन, स्मॉल कॉइन, इनको प्लस कर लो, इन तीनों को प्लस कर लो, 242,0964 प्लस करेंगे 25,572 प्लस करेंगे ये 743, ठीक है, और माइनस कर देंगे कैश ऑन हैंड ये वाला अमाउंट, राइट, और ये सब प्लस है, और माइनस कर देंगे 97,563। तो ये हमारा अमाउंट क्या आएगा बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में फटाक से बताओ। कैलकुलेटर तो तुम यूज कर रहे हो, तो लेट मी कैलकुलेट दिस फर्स्ट। मुझे भी कैलकुलेट करने दीजिए, मैं भी कर लेता हूं। 242,0964 प्लस 25,572 प्लस 743, जो भी आया माइनस कर देंगे 97,563, 97,563, 23,49,716 आ रहा है। वेरी गुड, हाँ जी, यहां से आ गया 23,49,716। इधर हम सीसी की जगह लिखेंगे 23,49,716 23,49,716 लिख दिया। अब इन सबको प्लस करके मेरे पास M1 आएगी, तो ये M1 आ रही थी वहां से 412, कहां गया, इन सबको प्लस करके आ रहा था 412,59,15, तो ये M1 लिखेंगे 412,59,15 प्लस करेंगे पोस्ट ऑफिस वाला सेविंग, ये राजी पोस्ट ऑफिस वाला सेविंग 14,17,86, 14,17,86, इनको प्लस करके आएगा वो हमारा फाइनल आंसर 426,77,01, 426,77,01। हाँ जी, ऐसे होना था ये, समझे बात को? पर जिसका आंसर आ गया एक बार थम्स अप कर दो। वेरी गुड वेरी गुड। मॉड्यूल का ही एमसीक्यू है, कोई ऐसे हवाई फायर बाहर से नहीं आ रखा, ये मॉड्यूल से ही आ रखा है। ठीक है दोस्त, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं धीरे धीरे करके, जो भी बातें बताई हैं। रिजर्व मनी का दूसरा नाम क्या है बताओ जी उस्ताद? रिजर्व मनी कौन? सेंट्रल बैंक मनी, बेस मनी, हाई पावर्ड मनी, ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ बोल सकते हैं। तो डी वाला इज द राइट आंसर। पोल चल गया गलती से, कोई नहीं, आप भी डी दे सकते हो, गलती से पोल चल गया यहां पर। लेकिन देखता हूं कौन बच्चे हैं जो यहां पर डी आंसर नहीं देंगे, इनका दिमाग कहां जा रहा है।
इनका दिमाग कहां जा रहा है जो ए बी या सी आंसर देंगे? वेरी गुड। करण, मदारा, क्रिश और उदित जैन, दीज आर द टॉपर्स। ये 2-2, 3-3% बच्चे ढूंढने हैं मुझे कौन है, ठीक है। जो रिजर्व मनी पूछी है आपसे, इसका फॉर्मूला पूछ लिया है भैया। रिजर्व मनी का फॉर्मूला क्या है? तो रिजर्व मनी मतलब M0 है। ये क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, और बैंकर का डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट नहीं, बैंक्स का डिपॉजिट जो आरबीआई के पास रखा है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M1 और M0 में सिर्फ इस चीज का अंतर होता है, यहां M1 के अंदर डिमांड डिपॉजिट लिखा होता है, या बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास है। तो इधर कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, कॉइन्स और नोट्स, फिर बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई, और फिर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं हुल्ले हुल्ले करके। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तुम्हें तड़पाने के लिए फॉर्मूला बनाया गया, इतना समझ लो बस तुम, ठीक है। हाँ, नवरीत ने सबसे जल्दी आंसर दिया यहां पर। अच्छा, एक लाइन और है, यहां मैं कर देता हूं टाइम चालू। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 लाइनें लिखी हुई है, सही कौन सी है आपको वो बतानी है। आप सिर्फ बी और सी पढ़ो, ए भी गलत है और डी भी गलत है। पढ़ो जरा, करो थोड़ी मेहनत। हाँ स्नेहा, अब देख लो क्वेश्चन। हाँ जी, देखते हैं। तो इसने लाइन लिखी है, कहता है सिंस इंटरबैंक डिपॉजिट आर नॉट हेल्ड बाय द पब्लिक। ये बैंक आपस में एक दूसरे के पास फालतू का पैसा ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, उसे बोलते हैं इंटरबैंक डिपॉजिट। ये पब्लिक के पास हेल्ड नहीं होता, देयरफॉर इंटरबैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेजर ऑफ मनी सप्लाई। हाँ, इसलिए इंटरबैंक डिपॉजिट को हम लेते नहीं है मनी सप्लाई में। तो सी वाला सही आंसर है, बी वाले को तो पढ़ के क्या ही बताएं। आलोक और पृथ्वीराज सिंह सबसे जल्दी आंसर दिए हैं ये वाला। अच्छा जी, M1 के बारे में क्वेश्चन आया है। M1 इज द सम ऑफ, M1 इज द सम ऑफ 3 थिंग्स, CC, DD और D। ऑडी कार वाली की नहीं, पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद पीपल, या करेंसी एंड, इसको करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक भी बोलते हैं, CC, ठीक है। और फिर प्लस करेंगे यहां से, अरे या जे का था, यहां से प्लस करेंगे ये डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, और फिर ये अदर डिपॉजिट भी प्लस करेंगे। तो ए वाला ही आंसर हो जाएगा यार, प्लस प्लस नहीं लिखा हुआ था बीच में बस, इसलिए ए वाला सही आंसर है। आप लोगों को समय दूंगा कि आप लोग भी यहां से अपना आंसर सेलेक्ट कर सके। मान्या, इस्तियारुल, माधव, स्नेहा, श्वेताक्षी, श्रद्धा, वेदांत, रितिका, जतिन, कृष, रेनी जैन, रूप कौर, चलो बहुत बढ़िया, राहुल कुमार। चलो ए वाले के साथ चले जाते हैं। मदारा ने सबसे जल्दी आंसर दिया है, वाह 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 वाह, क्या बात कर दी। हमारे देश में सोर्स ऑफ मनी सप्लाई 2 हैं, आपने पढ़े ना, हमारे देश में सोर्स ऑफ मनी सप्लाई की अगर बात करें तो 2 सोर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं। सोर्स ऑफ मनी सप्लाई कैसे कर दिया, एक तो आरबीआई से पैसा आता है, एक दूसरा बैंकिंग सिस्टम से। आरबीआई से जो पैसा आता है वो हाई पावर्ड मनी है, M0 या रिजर्व मनी बोल दो उसको। यहां से जो पैसा आता है वो क्रेडिट मनी है।
इसलिए क्रेडिट मनी प्लस हाई पावर्ड मनी को हम मनी सप्लाई भी बोल रहे थे, एक प्रोसेस वो भी था सोचने का, राइट। तो मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई आरबीआई के पैसे को बोलते हैं, ध्यान रखना, मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई आरबीआई के पैसे को बोलते हैं, ध्यान रखना। लेकिन आरबीआई यहां ठीक नहीं करोगे, इधर ऑप्शन दिया हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। दोस्त इसको ठीक करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आरबीआई थोड़ी है सेंट्रल बैंक, पूरी दुनिया के लिए इको ठीक है, ठीक है। तो बी वाला इसलिए यहां पर साथ में जाएगा। आपको पता है इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है, तो ये इंडिया का सेंट्रल बैंक ये है, तो यार सबके सेंट्रल बैंक का नाम लिखा हुआ है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ठीक कर देंगे, बी वाला। बच्चा थोड़ा कंफ्यूज था यहां पर, नरूतो फरहान ने अच्छे से पढ़ा इसको, ठीक है जी, ओके। चलो जी ठीक है दोस्तों, ओवरऑल एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, मैंने यहां पर मनी मल्टीप्लायर के आपको न्यूमेरिकल कराने स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने मॉड्यूल से कराए हैं। कहता है यहां पर दो लाइनें लिखी हुई हैं, कहता है देयर आर टू ऑल्टरनेट थ्योरीज इन रेस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। देश के अंदर मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं। पहला कहता है फर्स्ट व्यू में मनी सप्लाई इज डिटरमिन्ड एक्सोजीनियसली बाय द सेंट्रल बैंक। एक्सोजीनियसली का मतलब है एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को डिसाइड करता है, पहली थ्योरी ये है। दूसरा व्यू ये है कि इट होल्ड द मनी सप्लाई इज डिटरमिन्ड एंडोजीनियसली बाय चेंज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहता है देश के किसी भी कंट्री में जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उसमें जैसे जैसे बदलाव होता रहता है उसके इंटरनल तरीके से मनी सप्लाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द करंट प्रैक्टिस इज टू एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बेस्ड ऑन मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। कहता है अभी जो करंटली हम पढ़ रहे हैं वो मनी मल्टीप्लायर अप्रोच से मनी की सप्लाई को डिसाइड करना पड़ रहे हैं, तो वो तो मैंने पढ़ाया नहीं, अब ये चीज तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और ये पेपर के अंदर पक्का आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में ना आए, पक्का डंके की चोट पे गारंटेड क्वेश्चन मनी मल्टीप्लायर का तुम्हारे पेपर में आने वाला है। तो मैंने इसलिए लाइन बढ़वा दी है, फालतू की बकवास लिखी है, वैसे तो इसकी थ्योरी उसकी थ्योरी क्या करें हम, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, ओके। तो उस्ताद आप लोगों को बताना चाहूंगा एक छोटी सी बात, उसके बाद चलो जी, अब सिर्फ आपका मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट रह गया और थोड़ा सा जो बीच का रह गया होगा अगली क्लास के अंदर कवर अप करा दूंगा। आज की क्लास में इतना ही कराएंगे। मनी मल्टीप्लायर अगर आपको कराने लग गया तो आप बहक जाओगे, आपका दिमाग इधर उधर खो जाएगा, परेशान हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे क्योंकि मैं आपको ज्यादा बहकाना नहीं चाहता। अब ओवरऑल जो आपको ध्यान रखना है दोस्त, आज की क्लास से जिस बच्चे को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हुई है वो प्लीज मेरी बात माने। आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो मेरी बात मानो और समझो। देखो जी, आपको आज अपनी कॉपी के अंदर लिखना है M0 का क्या क्या नाम है, क्या फॉर्मूला है, M1 का फॉर्मूला, M2 का फॉर्मूला, M3 का फॉर्मूला, M4 का फॉर्मूला। आप लिखो M1 नैरो मनी होता है लेकिन ये मोस्ट लिक्विड होता है, ठीक है।
M3 ब्रॉड मनी होता है और लीस्ट लिक्विड M4 होता है। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई ऐसे लिख रहा हूं, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कोई भूलना मत। लेकिन चेंज इन मनी सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये मत भूलना। हमारे देश के अंदर अगर बात करें सोर्स ऑफ मनी सप्लाई की, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। प्राइमरी सोर्स यानी मेन सोर्स हमारे देश के अंदर सेंट्रल बैंक ही होता है, सभी देशों में सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। और सेकेंडरी सोर्स की अगर बात आए तो वो बैंकिंग सिस्टम होता है। ये बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो आपके लिए क्लास सक्सेसफुल है। नहीं समझ में आई तो प्लीज अपनी कॉपी के अंदर इनको एक बारी नोट करो। जितनी भी थ्योरी कराता हूं उसमें से काम की चीज जरूर लास्ट में बताता हूं, ये काम की चीज है, ये चीजें पेपर में आती हैं जहां से मैंने आपको अब बता दिया है। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज करा दिए हैं, वो भी जरूरी थे। और बस और क्या कराया है पूरी क्लास के अंदर, यही हुआ है। देख लो कितनी तो हमने बातें करी हैं, फिर भी उसका निचोड़ यही निकल के आया है कि देखो जी 2-4 कॉन्सेप्ट हुए हैं। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड तो यही कहानी है। अब मैं आपको बता दूं कि भैया क्लास में लीडर बोर्ड दिखाकर कि कौन कौन बच्चा आज की क्लास में टॉप किया है। तो नीलेश नंबर 1 पे, फिर उदित, फिर हितेन, आकांक्षा, तन्नू, भवानी, रूपल, आदित्य, आलोक और अंशिका जैन। दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास। उम्मीद करता हूं आप बच्चे, हाँ वेरी गुड उत्सव भारद्वाज। मतलब क्या है ना, आप थ्योरी का प्रोसेस समझो। एक तो जो तुम्हारे मॉड्यूल में थ्योरी है ना, वो बिल्कुल भी सीक्वेंस में नहीं लगा रखी। ठीक है, अगर मैं अपने तरीके से कराना शुरू कर दूं तो बच्चे बोलते सर मॉड्यूल के तरीके से कराओ। समझे, मेरे तरीके से तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर रह जाओगे मॉड्यूल के कंटेंट पे। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करो कि मेरी अप्रोच क्या है, तुम्हारे नंबर दिलवाने की अप्रोच है। अगर बच्चा पूरी क्लास देख रहा है, उसको पूरी क्लास 100% समझ भी नहीं आती, तो वो क्लास देखने के बेसिस पे ही मात्र पेपर में क्वेश्चन ठीक करके आ सकता है। बस मेरे साथ बना रहे, तुम्हारी अप्रोच वही रहेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड, अच्छे नंबर आएंगे दोस्त। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।